हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी और लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो यूटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैराथन सीरीज़ है ये, जिसमें आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज और पैडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगती है एंड में आप एक कॉमेंट ज़रूर लीव करें। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो सेशन। प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग भी पहली बार चैनल को व्यू कर रहे हैं तो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यूटेट 2023 का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो भाई, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेवल इसका आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हैं शिक्षा फॉर नौकरी के, और वेब यूआरएल आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप ज़रूर जाकर फॉलो करें। और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ कराने वाला हूँ बिल्कुल एक प्रैक्टिस और बहुत अच्छे लेवल पर मैं क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। तो एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक कमेंट ज़रूर लीव करें आप लोग अपना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहते हैं वो भी कमेंट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम जो 10 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, वो हम ग्रामर से डील करेंगे। हिंदी के जो व्याकरण है वहाँ से मैंने क्वेश्चंस को रखा है, क्योंकि यहाँ से आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और इजीली आंसर्स बना सकते हो अपने पेपर में। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, या फिर आबनूस का कुंदा। तो देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन ना कई बार बहुत इजी होते हैं लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं आप लोगों को, तो वो आपको बताना है यहाँ पर कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखो, ये क्या है, एक मुहावरा है, और कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप होना, इसका मतलब है कि भाई बहुत ज़्यादा जो मतलबी दोस्त होता है ना, उसके लिए ये मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। बात क्लियर है? आस्तीन का सांप यानी कि जो दोस्त आपका आपके साथ ही रहता है लेकिन आपको दगा देता है, तो उसको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आस्तीन का सांप। और बात करें अगर पहले वाले ऑप्शंस की, कि दांत काटी रोटी, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि जो अत्यधिक घनिष्ठता जिस व्यक्ति के साथ में होती है, तो वहाँ पर हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, दांत काटी रोटी। अक्ल की दुम, अब इसको भी देख लो भाई, क्योंकि ये घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है, किस मुहावरे का क्या मीनिंग है। अक्ल की दुम का मतलब है स्वयं को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी मुहावरे का अर्थ। अब लास्ट आता है ऑप्शन नंबर डी, आब नूस का कुंदा। अब इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा काला होना, अत्यधिक, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अत्यधिक काला होना। तो भाई देखो, मैराथन वीडियो है, थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लास्ट में जो है पैडागोजी हिंदी लैंग्वेज से डाले हैं, जो बहुत कई बार रिपीट होते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द बताओ। आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति को जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो? दूरदर्शी, दत्चित्र, कुशाग्र बुद्धि, या फिर जितेंद्रिय। बहुत आराम से इस चीज़ का आंसर कर सकते हो यहाँ पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी और हार्ड का ही कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो आप ध्यान दें कि हार्ड के चक्कर में इजी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में गलत ना करके आएँ, इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर, आपको पता है, जितेंद्रिय, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। बात क्लियर हो गई भाई? इसके अलावा ऑप्शन ए क्या बोलता है यहाँ पर? दूरदर्शी। दूरदर्शी का क्या मतलब होता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो दूर तक सोच रखने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि आगे की सोचने वाले व्यक्ति को, फ्यूचर की सोचने वाले व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं भाई? दूरदर्शी कह देते हैं। अब ये बताओ कि ऑप्शन सी का क्या मतलब है यहाँ पर? कुशाग्र बुद्धि किसे कहेंगे? देखो, कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है जिसकी बुद्धि, जिसका माइंड कुशा की नोक से भी तेज़ होता है, उसको हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। यानी कि जो शार्प माइंडेड होता है ना बंदा, बहुत तेज़ दिमाग का व्यक्ति जो होता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि। अब क्या रह गया है भाई यहाँ पर? यहाँ पर रह गया है भाई दत्त चित्र। दत्त चित्र का मतलब क्या है? किसी काम को, ये किसी काम को चित्त लगाकर करना, यानी मन लगाकर करना, तो उसको हम बोल देते हैं दत्त चित्त। तो ये हो गई बात सारी मुहावरों की। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। संधि विच्छेद का क्वेश्चन दिया गया है। पवन शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा है। 4 आपके पास ऑप्शन है। संधि विच्छेद से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। समास से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप लैंग्वेज 1 हो आपके पास में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन सी लैंग्वेज आपने ऑप्ट करी, चाहे लैंग्वेज 1 में हिंदी ली हो, चाहे फिर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी ली हो।
तो दोनों में ही ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने व्याकरण के क्वेश्चन यहाँ पर उठा के रखे हैं कि पवन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पो जमा अन क्या होता है भाई? पवन का संधि विच्छेद कहलाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रख लेना। और ये किस चीज़ का उदाहरण है, कौन सी प्रकार की संधि है, ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ये स्वर संधि का ये उदाहरण है पवन। बात क्लियर है। अब स्वर संधि में भी अयादि स्वर संधि ऐसे भी आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई भाई। अब देखो इसका एक नियम होता है, नियम को भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप संधि विच्छेद करते हैं, जितने भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें एक नियम काम करता है, एक लॉ काम करता है कि किस तरीके से आप संधि विच्छेद को पहचानेंगे। तो पौ जमा अन, अब इसके पीछे क्या नियम है? जब ओ प्लस आ दोनों चीज़ मिल जाते हैं तो ये मिलके क्या बना देते हैं? अव बना देते हैं। तो ये इसका एक नियम है स्वर संधि का। और संधि कितने प्रकार की होती हैं भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की संधि होती हैं। तो 3 प्रकार की हमारे पास संधि होती हैं। कौन कौन सी संधि है भाई? यहाँ देख लेते हैं। पहली संधि आती है हमारे पास स्वर संधि, पहली संधि है हमारे पास स्वर संधि। दूसरी संधि हमारे पास आती है भाई व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरी संधि यहाँ पर हमारे पास आती है विसर्ग संधि। तो टाइप ऑफ संधि में 3 प्रकार की संधि हो गई। अब इनके भी अपने अपने भेद होते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है तो वेबसाइट पर चले जाना, मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में हिंदी में बहुत प्यारे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ में बता रखी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। एक और संधि विच्छेद यहाँ पर डाला गया है जिसमें पूछा गया है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है भाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पुनर्जन्म जन्म, पू जमा नरजन्म, पुनः जमा जन्म, या फिर पुनर्जमा आजन्म। तो राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पुनः जमा जन्म। क्या कहलाएगा हमारे पास? पुनर्जन्म बनाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। और ये कौन सी संधि है अब आपको ये बताना है कि, और यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा है ये भी आपको बताना है। तो देखो बहुत आसान है इसको पहचानना। जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या बना? पुनः जमा जन्म बन रहा है यहाँ पर। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ क्या लग रहा है? ये आप देख रहे हो, यहाँ लग रहा है विसर्ग। तो कौन सी प्रकार की संधि हो गई? है विसर्ग संधि हो गई। बात क्लियर है। और यहाँ पर नियम क्या होता है इसका? विसर्ग संधि का जो नियम होता है ये भी देख लो। जब ए या फिर आ, ठीक है, और इसके साथ में कोई भी अगर भिन्न स्वर आ जाए, अलग अलग प्रकार के स्वर आ जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये रा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या बताया मैंने? ए या फिर आ और इसके साथ में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बना लेता है? रा बना लेता है। जैसे पुनर्जन्म या पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपकी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा स्पीड से करेंगे। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? कई बार रिपीट भी होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए इंक्लूड करी हैं। तो यहाँ पर कौन सी संधि है इत्यादि में, ये आपको बताना है। यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या फिर दीर्घ संधि है। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इत्यादि में यहाँ पर जिस संधि का प्रयोग हुआ है दैट इज़ यण संधि। और यण संधि का नियम क्या होता है ये देख लो। यण संधि का जो नियम होता है वो होता है ई जमा आ क्या बनाएगा? या बनाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। छोटी ई जमा आ क्या बना रहा है? या बना रहा है। तो क्या बना हमारे पास? इत्यादि। और ये किसकी चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? यण संधि का एग्जाम्पल हो गया है। बात क्लियर हो गई भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अभीष्ट उत्तर हुआ, राइट आंसर हो गया। और आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर दोबारा से एक मुहावरे को डाला है भाई। नाक रगड़ने का मतलब क्या है? नाक में चोट लग जाना तब नाक रगड़ी जाती है, या फिर इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर चापलूसी करना। तो देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है ना मिलते जुलते हैं। बहुत आसान सा है ये मुहावरा, इसका अर्थ जो पूछा गया है, लेकिन गलत कर देते हैं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना क्या कहलाता है? नाक रगड़ना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो भाई, एक बार क्वेश्चन को आपको ये भी समझना जरूरी है कि मुहावरे
और जो लोकोक्ति होती हैं, मुहावरे और जो लोकोक्ति होती हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि मुहावरे में क्या डिफरेंस है और लोकोक्ति में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कमेंट करके बता देना, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। बहुत आसान सा है ये, लेकिन इसलिए मैंने आपसे कॉमेंट के फॉर्म में पूछा है। ठीक, बढ़ते हैं आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, उन्मूलन का क्या है, यहाँ पर पूछा गया है विलोम। ये इस चीज़ को थोड़ा सा सही कर दो, उन्मूलन का विलोम क्या है। विलोम मतलब अपोजिट क्या है, यहाँ पर उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, रोपण होगा या फिर अवनति होगा। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ देना किसी भी चीज़ को। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। ठीक है भाई, अब जड़ से उखाड़ देना मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, लगाना, रोपण करना। जैसे प्लांट को हम क्या करते हैं, रोपते हैं या रोपण करते हैं, पौधों का रोपण करते हैं, यानी कि हम उसको लगाते हैं। और उन्मूलन का मतलब क्या हो गया, उखाड़ देना जड़ से। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपसे विलोम पूछे गए थे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, उत्थान का विलोम शब्द होगा अवनति। उत्थान का विलोम शब्द होगा अवनति। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या पूछा, उत्कर्ष। उत्कर्ष का बताना है भाई, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। विलोम की बात हो रही है यहाँ पर, उत्कर्ष का अपकर्ष। अवनति का क्या होगा भाई, अब बताओ भाई, अवनति का क्या होगा भाई, सिंपल है, अपोजिट कर दो इसको। और रोपण का आपको पता चल गया, उन्मूलन होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है, ये आपको बताना है। कालिंदी का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए सरस्वती होता है, बी लक्ष्मी होता है, या फिर सी गंगा है, या फिर डी यमुना है। तो कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है यमुना। ठीक है भाई, कालिंदी शब्द का बात क्लियर हो गई। तो ये यमुना के पर्यायवाची में से आता है, आपको पता होना चाहिए। यमुना के, गंगा के, लक्ष्मी के, सरस्वती के, इनके एक नहीं कई कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसमें से यमुना का एक पर्यायवाची शब्द कालिंदिनी है। इसके अलावा कृष्णा भी बोल देते हैं, कृष्णा भी इसका पर्यायवाची आ जाता है। जमुना भी इसका पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, और भानुजा, भानुजा भी यमुना का ही पर्यायवाची हो जाता है। बात क्लियर हो गई भाई। और इन सारे की, जैसे लक्ष्मी की अगर हम बात करें कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई, तो लक्ष्मी का श्री भी बोल देते हैं, श्री भी पर्यायवाची है। कमल, कमल भी लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है, या फिर रमा। ठीक है, अब बात करें अगर हम सरस्वती की, कि सरस्वती के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो सरस्वती का पर्यायवाची है शारदा। ठीक है, भारती, इंद्रा, ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं भाई। एक और रह गया हमारा कि गंगा के कौन कौन से होते हैं, तो गंगा के कमेंट करके तुम लोग बता दोगे। चलो एक मैं बता देता हूँ, गंगा को हम भागीरथी, भागीरथी, जानवी, मैं इसी में लिख रहा हूँ यार, समझ लेना, या फिर मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो ये सारे किसके हैं, गंगा के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। विपत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, या फिर 6 होंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर 3, 3 भेद होते हैं भाई संज्ञा कर व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, दूसरा होता है हमारे पास जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारे पास आता है भाई भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 जो संज्ञा के प्रकार हमने देखे, भेद देखे, किसके आधार पर हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर हैं। क्लियर हो गई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है भाई, अभी तो व्युत्पत्ति के आधार पर बोले हैं, तो हमारे पास कितने हो गए संज्ञा के भेद, 3। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा अगर अर्थ के आधार पर पूछ ले,
अर्थ के आधार पर पूछ ले या फिर भाव के आधार पर पूछ ले, दोनों चीज़ें हैं। अर्थ के आधार पर या फिर भाव के, अभी यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर बोला है, और क्वेश्चन को अगर घुमा दे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे पास आंसर हो जाता फिर 5। 5 भेद हो जाते हैं हमारे। कौन कौन से हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसमें आ जाता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा इसमें आ जाता है, तीसरा भाववाचक संज्ञा इसमें आ जाता है, चौथा हो जाता है समूह, समूहवाचक संज्ञा, और इसके अलावा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक, अगर भाव और अर्थ के आधार पर बोला गया, और व्युत्पत्ति के आधार पर ऑप्शन नंबर ए 3। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 के साथ। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, या फिर सर्वनाम के आधार पर? तो देखो भाई, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई प्रत्यय क्या है, संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, या फिर सर्वनाम क्या है। तो भाई देखो, राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? संज्ञा के आधार पर किसी भी चीज़ का लिंग निर्धारण होता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं भाई कि लिंग, लिंग किस चीज़ को बताता है? एक प्रकार के आपको चिन्हित करता है, किसी चिन्ह को बताने का काम करता है लिंग। तो यहाँ पर संज्ञा में राम काम कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? रहा है, क्या है ये यहाँ पर? मतलब एक संज्ञा को, संज्ञा जो है लिंग को यहाँ पर कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरीके से लिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पर अगर रही है होता तो वो क्या हो जाता है? फीमेल हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये इसने क्या किया? जेंडर को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ क्या है? ऊपर मेल हो गया और नीचे क्या हो गया? फीमेल हो गया। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होगा भाई? संज्ञा के आधार पर होगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारा 11। अब देखो भाई, यहाँ से शुरू होते हैं हमारे पैडागोजी के, पैडागोजी कह लो या भाषण शिक्षण शास्त्र कह लो, जो मर्जी आपको समझ में आता है वैसे आप बोल सकते हो। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, अच्छे से दिखाई देना चाहिए सबको, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य है? कि जब आप किसी भी बच्चे को भाषा सिखाते हैं तो उसमें जो आप होमवर्क देते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन क्वेश्चन को मिस मत करना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन देखते हैं। अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए होमवर्क दिया जाता है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना इसलिए होमवर्क दिया जाता है, या फिर कॉपी भरवानी है, या फिर सीखने को विस्तार देना। तो देखो, भाषा शिक्षण में जो हम गृह कार्य देते हैं उससे क्या होता है भाई? सीखने को विस्तार देना, कि बच्चों को हम चीज़ें सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं। जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको बच्चा रिवाइज करता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे ने जो भी कंठस्थ किया है या जो समझा है वो उसकी स्मृति में रहता है। एक बार बच्चे ने समझा और उसको दोबारा अगर रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा तो वो उस चीज़ को भूल जाएगा। तो इसलिए होमवर्क दिया जाता है, ना कि कापियाँ भरवाने के लिए। क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमें जो होमवर्क दिया जाता था वो इसीलिए दिया जाता था कि अब भाई आप कॉपी को भरो, और दूसरा पेरेंट्स जो हैं देखें कि बच्चे जो हैं बिज़ी हैं पढ़ाई में, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए टीचर्स हमारे जो है होमवर्क दे देते थे, जिससे कि पेरेंट्स अच्छा फीडबैक दे कि बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल लिखने का काम करते रहते थे वहाँ पर, समझते हम कुछ थे नहीं। तो ये हमारा एक वीक पॉइंट रहा है हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। लेकिन अब इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को रटाना नहीं है, व्यस्त नहीं रखना, बच्चे को सिखाना है। बच्चा सीखेगा तो सारी चीज़ें अपने आप कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 12। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए बोलता है पहले लिखना पढ़ना सुनना बोलना, सुनना लिखना बोलना पढ़ना, या फिर सुनना बोलना पढ़ना लिखना, या ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि क्या राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखो, भाषा कौशल में सबसे पहले किस चीज़ का विकास होना चाहिए? सुनने का विकास, उसके बाद बोलने का विकास, उसके बाद पढ़ने का विकास, और उसके बाद लिखने का विकास। तो ये हो गई बात हमारी। क्योंकि भाषा कौशल जो है, क्यों क्यों ज़रूरी है भाई भाषा कौशल? भाषा कौशल अभिव्यक्ति का एक साधन है। जैसे मैं आपको अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो वो किसके माध्यम से कर पा रहा हूँ? भाषा कौशल के माध्यम से कर पा रहा हूँ। तो अब भाषा कौशल के अंतर्गत सारी क्या क्या चीज़ें आ गई? मैं अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले उस चीज़ को सुन रहे हैं,
बात क्लियर हो गई? जब आप सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे, समझेंगे तभी आप बोल पाएंगे मतलब पढ़ पाएंगे, फिर उसके बाद लिख पाएंगे। तो ये एक सही क्रम होता है भाषा कौशल को सीखने के लिए। संप्रेषण की सह क्षमताओं को बढ़ाना एक तरीके से क्या कहलाता है, भाषा कौशल कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 पर। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का क्या माध्यम होता है? महापुरुषों के द्वारा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करोगे, या फिर रसानुभूति कविताएं सुनाकर बच्चों का विकास करोगे कल्पनाशीलता का, या फिर पौराणिक गाथाएं उनको सुनाई जाएगी, या फिर परियों की कहानी सुनाई जाएगी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर परियों की कहानी, यानी कि जितनी भी आप कहानियाँ सुनाते हो ना, इंटरेस्टिंग चीज़ें, रुचिकर चीज़ें जो बताते हो, उनसे बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास होता है। बच्चे सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। छोटी एज में क्या करते हैं बच्चे, जब हम कहानियाँ सुनते हैं तो उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ ऐसा होता है। इमेजिन करने से हमें क्या होता है कि जब हम पढ़ाई में जाते हैं तो वहाँ भी हम चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर के देख सकते हैं कि ऐसा करने से कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं या सीखने जा रहे हैं, तो जब हम उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं तो हम बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं। अगर कोई हमें सिखाए और उसके बाद हम सीखें तो वो एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सीखने से पहले उसके बारे में इमेजिन करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, कल्पना शक्ति को अपना विकसित करना शुरू कर दें, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। आप इसको आजमा कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 पर। भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? ये आपको बताना है। लेखन का, वाचन का, श्रवण का, या फिर उच्चारण का? क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 14। तो 14 के लिए हमारे पास राइट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। अभी हमने देखा था सबसे पहले सुनना, ठीक है भाई, सुनना इसका राइट आंसर रहेगा 14 का, क्योंकि सुनने से क्या होता है, जो हमारी विषय वस्तु होती है उसको समझने की हमारे अंदर शक्ति का विकास होता है। तो श्रवण जो है भाषा कौशल में सबसे पहले विकसित होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि लेखन कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होगी? ये आपको बताना। बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना कि लेखन कौशल में शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होने वाली या सर्वाधिक उपयोग होने वाली विधि, मेथड कौन सा है? जैका टॉट विधि, या फिर प्रश्नोत्तर विधि, संपर्क विधि, या फिर वाक्य विधि? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जैका टॉट विधि जो है लेखन कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। अब आप कहोगे सर इसको बता दो, इसमें होता क्या है, जैका टॉट विधि में क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। क्लास में पहले बच्चे जो हैं किसी भी पाठ का क्या करेंगे, या टीचर जो है बच्चों से कोई भी पाठ पढ़वाएगा, उस पढ़े हुए पाठ को टीचर स्वयं से लिखेगा। उस लिखे हुए सामग्री को या विषय वस्तु को जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसको लिखेंगे टीचर्स को देख के। तो ये विधि हमारी क्या कहलाती है? जैका टॉट विधि कहलाती है। इसमें लिखने के कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी रहती है। क्या बताया मैंने कि पहले इसमें जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक जो है बालकों से क्या करवाएंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे। तो जो वो पढ़ रहे हैं उसको शिक्षक लिखेंगे, ठीक है भाई, और जो शिक्षक लिख रहे हैं उसको बाद में बच्चे जो है लिखेंगे। तो ये कौन सी विधि है? लेखन कौशल बढ़ाने की जैक टॉट विधि है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाई इस क्वेश्चन को अभी प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर आपको करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न याद कराने के लिए कहानी सुनाई जाती है, बच्चों को एकाग्र करने के लिए, कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, या फिर बच्चों को अनुशासन में रखना। तो कहानी हो गई, जो परियों की कहानी है वो वही चीज़ है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना ही कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 17। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, भाषा प्रयोग में व्याकरण को ध्यान देना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी। भाषा का प्रयोग में व्याकरण पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है? व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। कि आपको क्यों बताई जा रही है, ग्रामर आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? जिससे कि आप जब भाषा का प्रयोग करें तो उसमें शुद्ध रूप से व्याकरण का इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए आपको व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान देना,
ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। बच्चे और स्कूल आने से पहले भाषा की जटिलताओं नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। इस कथन को शैक्षिक निहितार्थ कीजिए। बच्चे और स्कूल आने से पहले भाषा की जटिलताओं नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें बताना है कि इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का, कि बच्चे स्कूल आने से पहले उनके पास भाषा की जटिलता नियम को आत्मसात करने की पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका भाई? देखो, बच्चों को सरल विषय वस्तु उपलब्ध ना कराएं, बच्चों को स्कूल में भाषा ना सिखाएं। ऐसा नहीं है भाई, बच्चों को स्कूल में भाषा क्यों ना सुनाएं, तो ये ऑप्शन तो हटा दो। बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को व्याकरण के नियम बिल्कुल ना पढ़ाए जाएं। तो इजीली आंसर कर सकते हो आप, बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जब उनको भाषा के लिए परिवेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, कि अगर बच्चे को वो सही रूप से वातावरण नहीं मिलेगा भाषा को सीखने के लिए, हो सकता है कि कोई बच्चा किसी ऐसे पृष्ठभूमि से आता हो, ऐसे बैकग्राउंड से आता हो जहाँ की भाषा हमारी भाषा से बिल्कुल अलग है। अगर हम उसको परिवेश नहीं देंगे, स्कूल में बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, अवसर नहीं देंगे, तो उसमें भाषा का विकास नहीं हो पाएगा, वो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाएगा। तो बच्चे स्कूल आने से पहले भाषा की जटिलताओं को काफ़ी हद तक समझ लेते हैं, लेकिन स्कूल में आने के बाद उनकी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए उनको भाषा सीखने का एक वातावरण प्रदान करना चाहिए। और ये काम किसका होना चाहिए? ये काम कक्षा में अध्यापक का होना चाहिए, शिक्षक का होना चाहिए। क्लियर हो गई? और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? कक्षा में संवाद के थ्रू हम इसको कक्षा में संवाद के थ्रू हम बच्चे की भाषिक परिवेश को बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई? इससे बच्चे में मौलिक अभिव्यक्ति का भी जो मजबूती होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे को दे दो, अति लघुत्तरीय यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक एस्से टाइप क्वेश्चन, या फिर लघुत्तरात्मक शॉर्ट क्वेश्चन। कि आपको ये बताना है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ये प्रश्नों के प्रकार हैं यहाँ पर हमारे पास। तो इसमें अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार की, यानी कि बच्चा अपने आप को अच्छे से कौन से प्रश्नों के आंसर देकर प्रेजेंट कर सकता है। मल्टीपल चॉइस में तो नहीं कर सकता भाई, अति लघुत्तरीय में भी नहीं कर सकता। तो सबसे अच्छा जो है निबंधात्मक प्रश्नों में भाषा को और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है बच्चा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 20, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे डैश किस चीज़ से ग्रस्त होते हैं? तो लिखने संबंधित विकार है यहाँ पर। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन देख लो, हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा आपको, हिंदी में भी आएगा आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन, CDP में भी आएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है भाई? और इंग्लिश में भी घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन। तो लिखने संबंधी जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया कहलाता है। डिस्कैलकुलिया क्या? ऑप्शन नंबर ए 20 के लिए डिस्कैलकुलिया क्या कहलाता है भाई? डिस्कैलकुलिया गणित संबंधित जितने भी विकार होते हैं, नंबर संबंधित जितने भी विकार होते हैं, वो डिस्कैलकुलिया में आ जाते हैं। डिसलेक्सिया क्या हो जाता है भाई? डिसलेक्सिया हो जाता है भाई पठन संबंधित, यानी कि पढ़ने संबंधित, रीडिंग करने संबंधित जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो डिसलेक्सिया में आ जाते हैं। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ये थे हमारे आज के मैराथन क्वेश्चन जो थे हमारे हिंदी लैंग्वेज के लिए। साथ साथ हमने क्या किया भाई, इंग्लिश हिंदी ग्रामर को भी कवर अप किया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल्स बेस्ड क्वेश्चन थे। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर लीव कर देना भाई नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए चाहते हैं। वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि यूटेट 2023 की प्रिपरेशन कंटिन्यू जारी है। अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन डील करेंगे और साथ साथ इंग्लिश को भी लेके आएंगे। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।